नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शशि भूषण, इतिहास का अध्यापक। आपका हमने कक्षा 12वीं के इतिहास के पहले पाठ ईंट, मनके तथा अस्थियाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं भाग 4। तो हड़प्पा सभ्यता के भाग 4 हम पढ़ेंगे इसमें, और इसकी शुरुआत होती है बच्चों सभ्यता का अंत या पतन से। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ या इसका जो है पतन किस प्रकार से हुआ है, यहाँ से हम इसमें जानेंगे। तो बच्चों जैसे इसमें देखिए आपको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के अंत में बस्तियां और पुरावस्तु में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। ये संकेत सभ्यता के अंत की ओर इशारा करते हैं। इन बदलावों के पीछे कुछ कारण थे, इन परिवर्तनों के लिए कुछ कारण जो जिम्मेदार थे जिनसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि कौन कौन से परिवर्तन या बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। ये देखिए, अब पहला जो बदलाव है देखने को जो हमें मिलता है ये रहा। हड़प्पा सभ्यता के अंत से पहले कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला जो बदलाव हमारा ये रहा कि बस्तियों में बदलाव हुआ। कि कुछ ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं, ऐसे साक्ष्य मिले जिसके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र, चोलिस्तान जो भारत के राजस्थान और गुजरात से लगता हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, हमें उसको चोलिस्तान कहते हैं। तो चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश हड़प्पा स्थलों को लोगों ने त्याग दिया था, यानी कि छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए थे। कुछ और कारण रहा होगा उनके छोड़ने का। दूसरा कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियां जो बसी थी उनमें आबादियां बढ़ने लगी थी। यानी कि इन क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बस्तियां थी उनकी आबादी, यानी कि यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़ने लगी थी, इसलिए आबादी यहाँ पर बढ़ने लगी थी। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, बस्तियों में बदलाव देखने को मिलता है हमें 1800 ईसा पूर्व के समय। दूसरा जो हमें बदलाव देखने को मिलता है वो देखिए, ये आपका भौतिक संस्कृति में बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि जो हड़प्पा जो स्थल थे कि 1900 ईसा पूर्व में कुछ उत्तर हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी कि 1800 ईसा पूर्व जिस समय हमारी हड़प्पा सभ्यता का अंत समय चल रहा था, उस समय हड़प्पा के स्थलों के में जो बस्तियां थी उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला। भौतिक बदलाव, वो भौतिक बदलाव क्या होते हैं? भौतिक बदलाव होते हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपकी इमारतें हैं, मोहरें हैं, पाटे हैं, बाट, मनके हैं, इनमें जो है आपको बदलाव देखने को मिला। यानी कि विशिष्ट पुरावस्तु में बाट, मोहर और मनकों का बनना समाप्त हो गया, ये आपको बदलाव देखने को मिला। दूसरा, लेखन कला जो हड़प्पा में प्रचलित थी, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो चुकी थी। शिल्प विशेषज्ञता यानी कि जो मनके बनाने के कारखाने, शंख का कार्य करने का, धातु का काम करने का कारखाने थे, खिलौने बनाने के कारखाने थे, वो सब समाप्त हो चुकी थी। ये बदलाव देखने को मिला। इसके अलावा अब जो था इसमें 1900 ईसा पूर्व के समय थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल ये प्रयोग में लाया करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़ी मात्रा में माल दूर स्थानों से लाया करते थे विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाने के लिए। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया तो इस समय 1900 ईसा पूर्व के समय यहाँ के जो लोग थे वो थोड़ी ही मात्रा में माल मंगवाया करते थे और कम मात्रा में इसका प्रयोग करते थे। ये भी बदलाव देखने को मिलता है। फिर चौथा जो बदलाव देखने को मिला, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो है वो आवास निर्माण तकनीक का ह्रास हुआ और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। आवास निर्माण यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो बड़े बड़े आवास मिले हैं, जैसे कि वृद्ध स्नानागार, सभा भवन, ये जो हमें बड़े बड़े जो और माल गोदाम, इसको बनाने की तकनीक का ह्रास हो चुका था और बड़ी बड़ी संरचनाएं 1900 ईसा पूर्व के बाद में देखने को नहीं मिलती। तो ये भौतिक संस्कृति में बदलाव आपको देखने को मिला। इसके बाद देखिए आपका ये कि पुरावस्तुओं तथा बस्तियों में बदलाव। ये जो पुरावस्तुएं थी, पुरावस्तुएं ये देखिए आपकी ये पुरावस्तुएं हैं, ठीक है। और बस्तियों में बदलाव, इससे पहले जो पॉइंट पढ़ा हमने, बस्तियों में बदलाव था यानी कि लोग बस्तियां छोड़ कर अन्य स्थानों पर चले गए थे। तो इससे हमें एक नवीन ग्रामीण जीवन शैली वाली नई संस्कृति की ओर हमें संकेत करती है। यानी कि पुरावस्तुओं में बदलाव देखने को मिला, बस्तियों में जो बदलाव देखने को मिला, तो इससे हमें अनुमान लगता है कि नई ग्रामीण जीवन शैली वाली संस्कृति का विकास हो रहा था, जिसको कि हम उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती
संस्कृति कहते हैं। यानी कि इस समय अब जो है आपकी आर्य संस्कृति धीरे धीरे इनका विकास होने लगा था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके दो बदलाव देखने को मिले, एक आपका बस्तियों में बदलाव और दूसरा भौतिक संस्कृति में बदलाव। अब आगे चलते हैं, सभ्यता के अंत के जो हम कारण जो जानेंगे इसमें वो देखिए। उत्तर हड़प्पा काल में यानी कि 1900 ईसा पूर्व के समय जब बस्ती और पुरावस्था में जो परिवर्तन हुए उनके क्या कारण थे जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। पहला कारण देखिए, जलवायु में परिवर्तन होना, यानी कि जलवायु उस स्थान की जो जलवायु थी या तो शायद गर्म हो गई या बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, इस वजह से जो है अंत हो गया। वनों की कटाई, माना जाता है कि इस इलाके में वनों की कटाई यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भट्टे इत्यादि थे जहाँ पर ईंटें बनाई जाती थी और ईंटों को पकाने के लिए बड़ी मात्रा में वनों को काटा गया और वनों की कटाई होने से जो है यहाँ पर कच्चे माल की कमी हो गई, शायद इस वजह से लोग छोड़कर चले गए इसको। तीसरा कारण, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। इस इलाके में जो आपकी रावी नदी है, सिंधु नदी है, शायद वो या उनकी उपसहायक नदियाँ थी वो शायद सूख गई या उन्होंने मार्ग बदल दिया और ये स्थान जो थे इनको लोग छोड़कर चले गए। चौथा जो कहते हैं भूमि का अत्यधिक उपयोग करना। ये जो प्राचीन हड़प्पा स्थल थे संभवतः यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में खेती का कार्य किया गया, ये बड़ी मात्रा में जो है पशु यहाँ पर जो पाले जाते थे उनको चारागाह का बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया। इससे यहाँ की जो भूमि जो थी अनुपजाऊ हो गई और अनुपजाऊ होने से वो किसी काम की नहीं रही और यहाँ के लोग जो है शायद इसको छोड़कर चले गए। तो ये भी कारण माना जाता है कि भूमि का अत्यधिक उपयोग इन लोगों ने किया, इसलिए अंत हो गया। पांचवा, सुदृढ़ एकीकरण के तत्व। संभवतः माना जाता है कि हड़प्पा राज्य का अंत हो गया। जो हड़प्पा की जो शासन व्यवस्था थी, तो जो राजनीतिक शासन यहाँ पर हड़प्पा में चल रहा था, संभवतः एक मजबूत राजनीतिक शासन की व्यवस्था समाप्त हो गई और ये जो पूरा हड़प्पा जो साम्राज्य था, जो राज्य था, ये अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है बच्चों, और देखिए इसमें कि इनमें से जो हमने 5 कारण बताए आपको, कह रहा इनमें तो कुछ कारण बस्तियों के संदर्भ में, कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं कि भाई 1-2 बस्तियां मान लीजिए कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई या वनों की कटाई के कारण नष्ट हो गई या नदियों के सूख जाने के कारण नष्ट हो गई या भूमि का अत्यधिक उपयोग के कारण नष्ट हो गई। तो कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकता है कि भाई इनके कारण नष्ट हो, लेकिन पूरी की पूरी जो सभ्यता जो जम्मू कश्मीर से लेकर जो है आपके नर्मदा नदी तक नीचे थी, उधर अफगानिस्तान तक थी, मकरान तट तक थी और इधर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक थी, तो पूरी की पूरी सभ्यता शायद इन कारणों से नष्ट नहीं होगी, कुछ स्थान बेशक नष्ट हो गए होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा लगता है कि फिर और भी अनुमान लगाया गया कि मोहर लिपि विशिष्ट मन के तथा मृत भांडों के लोप होने से, मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन कच्चे और पक्के, और मानवीकृत बाट, जो बाट होते हैं तोलने के लिए, उनके स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, यानी कि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के बाट उपयोग किए जाने लगे थे। इसके अलावा शहरों का पतन और उनको शहरों को त्याग दिया जाने, परिवर्तन से अंतिम तर्क को बल मिलता है, यानी कि मोहरों का बनना, लिपि का समाप्त हो जाना, मन को और मृत भांडों का लोप हो गया था। बाट की जो पहले मानवीकृत बाट थे उनकी जगह अभी स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे अलग अलग इलाकों में अपने अपने बाट चलाए जाने लगे, शहरों का पतन होने लगा था और शहरों को छोड़कर लोग जाने लगे थे। तो ये जो इनके अनुमान के आधार पर लगता है कि जो ये 5वां जो तर्क है हमारा, ये शायद इस वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा, यानी कि ये अंतिम तर्क जो हम 5वें नंबर पर लिखा है, यही अंतिम तर्क को बल मिलता है कि भाई इन चीज़ों का अगर लोप हो गया, मोहरों का, लिपि का, तो शायद हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ इनके द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा हड़प्पा सभ्यता का अंत है। अब चलिए आगे चलते हैं हम। एक स्रोत दिया हुआ है इसमें, देखिए बेटा, ये स्रोत देखिए आपका कितना हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये, कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इसको हम देखेंगे। देखिए बच्चों, ये देखो, इसमें है एक आक्रमण के साक्ष्य, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद आक्रमण किया गया हड़प्पा राज्य के ऊपर और वो इसलिए नष्ट हो गया। तो उसी के संबंध में एक देखिए डेड मैन लेन, ये डेड मैन लेन, लेन मतलब होता है गली, और डेड मैन यानी कि बहुत सारे वहाँ पर जो है डेड बॉडियाँ पाई गई थी, तो उसको इसलिए एक गली में बहुत सारी डेड बॉडियाँ पाई गई, इसलिए उसको डेड मैन गली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उसमें क्या था, इस गली की लंबाई 3 से 6 फीट तक मानी गई
और इसके अंदर जब खुदाई की गई 4 फुट 2 इंच पर जो खुदाई की गई थी, यहाँ पर एक खोपड़ी का भाग मिला और वयस्क की छाती और हाथ के ऊपर का भाग जो है हमें हड्डी मिली। खुदाई में 4 फुट 2 इंच की गहराई पर जो है एक खोपड़ी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो एक हमें खोपड़ी मिलती है, एक वयस्क की जो है छाती का भाग मिलता है हड्डियों का, और एक हाथ के ऊपर की हड्डियों का भाग हमें प्राप्त होता है, और ये भुरभुरी अवस्था में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इनमें जो है तो ये जो हमें इस प्रकार के जो टुकड़े मिले, इन्हीं के आधार पर जो है हमने ये जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी यहाँ पर जो है, इसमें देखिए बच्चों, कहा कि भाई यहाँ यह धड़ पीठ के बल पड़ा हुआ मिला है और गली में आड़ा तिरछा मिला है। मान लीजिए गली है इस तरीके से और ये तिरछा इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो ये आड़ा पड़ा हुआ उस गली में मिला है। संभवतः है इसी की वजह से कि भाई इसी की वजह से जो है ये आपका ये माना जाता है, इस गली का नाम डेड मैन लेन पड़ा। कैसे देखिए, 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी क्षेत्र से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित मिले, तो माना गया कि इनका जो है जनसंहार किया गया, यानी कि इनका कत्लेआम किया गया था यहाँ पर जो है। तो ये माना जाता है कि किसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये लोग यहाँ पर इनको मारा गया था। मोहनजोदड़ो में ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं डेड मैन नाम की गली से। इसी समय फिर देखिए आगे कि आर.एम. व्हीलर नाम के जो हमारे पुरातत्वविद थे, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, डेड मैन लेन गली में जो साक्ष्य मिले हैं, उसका जो है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के साथ जो है इन्होंने मिलान किया कि किस व्यक्ति ने जो है ये जनसंहार किया था। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख मिलते हैं, पुर शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसका पुर का अर्थ होता है किला या प्राचीर या गढ़। और आर्यों के देवता थे इंद्र, जिसको पुरंदर कहते थे हम। आर्यों के एक देवता थे जिसको पुरंदर कहते थे। पुरंदर का अर्थ होता है गढ़ विध्वंसक, यानी कि जो किले थे उनको नष्ट करने वाला। तो माना जाता है शायद ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो किले थे, दुर्ग थे, उनको पुरंदर नाम के योद्धा ने नष्ट किया होगा। पुरंदर नाम के योद्धा ने उनको नष्ट किया होगा। अब ये दुर्ग कहाँ पर थे, ये हमें देखिए, ये दुर्ग कहाँ है, या थे कि हड़प्पा में जो उत्खनन का कार्य होता है, माना जाता है कि हड़प्पा में जो है अनार्य संस्कृति के लोग रहा करते थे। अनार्य संस्कृति के लोग रहा करते थे और इन्होंने अपने आवासों की किलेबंदी की हुई थी, और ये बहुत विकसित हड़प्पा इनकी विकसित सभ्यता थी। और हो सकता है कि भाई जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो, ऐसा भी संभावना मानी जाती है। पर इस बात की संभावना अधिक है कि भाई इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। भाई कई कारण है, जलवायु संबंधी भी कारण हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक ह्रास का कारण भी हो सकता है, लेकिन जो ऐसे कारण जो एक जिसकी ज़्यादा संभावना है वो है कि जानबूझकर इसको नष्ट किया गया और बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया इस सभ्यता को। तो ये मात्र सहयोग नहीं हो सकती कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में ऐसा आभास होता है कि यहाँ पुरुष, महिला तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। तो हमें ऐसे प्रमाण में मिलते हैं कि बड़े पैमाने पर बच्चों को और महिलाओं का जो है कत्लेआम यहाँ पर किया गया था, ऐसे साक्ष्य जो है मिलते हैं। और इसका जो है लिए इंद्र को अभियुक्त माना जाता है, जो आर्यों के देवता थे उसको अभियुक्त माना जाता है कि शायद इसने जो है यहाँ पर जनसंहार किया था। चलिए, ये तो हो गया अलग वर्णन इस प्रकार से कि भाई जनसंहार हुआ, यहाँ पर एक आक्रमण हुआ, किसके द्वारा, आर्यों के द्वारा। आर्यों के कौन से देवता थे, इंद्र थे। इसके अलावा एक दूसरे और व्यक्ति थे, दूसरे पुरातत्वविदों ने भी इसका जो है इसके बारे में खंडन किया है। इन्होंने देखिए इन्होंने क्या खंडन किया है कि 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नाम का व्यक्ति थे, जॉर्ज डेल्स नाम के पुरातत्वविद थे। उन्होंने कहा कि भाई
मोहनजोदड़ो में जो हमें जनसंख्या के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनकी जो व्याख्या की गई है उन पर इन्होंने सवाल उठाया कि भाई ये आक्रमण के द्वारा जनसंहार हुआ था। इस पर इन्होंने सवाल उठाया जॉर्ज डेल्स ने कि भाई संभवतः जिस स्थान पर ये अस्थि पंजर या कंकाल पाए गए हैं ये एक ही समय के नहीं हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से गर्त है, यहाँ पर जो इनको दफनाया गया था लोगों को, तो ये एक ही समय के नहीं है, ये अलग समय का हो सकता है। ये डेड बॉडी अलग समय की, डेड बॉडी अलग समय की, ये अलग समय की हो सकती है। तो अलग अलग समय के ये अस्थि पंजर थे, ये ऐसा माना गया है। तो इन्होंने कहा कि भाई कि जितने भी इसमें साक्ष्य मिले हैं दो निश्चित रूप से संहार के, दो से तो मिलता है कि ठीक है भाई जनसंहार हुआ है, दो ऐसे साक्ष्य हैं। लेकिन ये भी माना गया कि भाई यहाँ के लोग जो थे अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से इन लोगों ने शवों का समाधान किया था। यानी कि जो गली में इस तरीके से आड़े तिरछे इस तरीके से पड़े थे ये शव, तो यहाँ के लोगों ने श्रद्धाहीन तरीके से और लापरवाही तरीके से जो है शवाधान किया था, न कि आक्रमण के कारण ये लोग इस तरीके से पड़े हुए थे। तो शहर के देखिए शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश की कोई स्तर नहीं मिलता है हमें। यानी कि जो शहर था, शहर में जो विनाश हुआ, कत्लेआम हुआ, उसका कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता। साथ ही अग्निकांड के भी इस शहर को जलाया गया, कुछ ऐसे भी प्रमाण हमें नहीं मिले। इसके अलावा कि अगर यहाँ पर युद्ध हुआ था तो सैनिकों के शव और उनके कवच और हथियार इत्यादि भी हमें प्राप्त नहीं हुए। और जो दुर्ग पर जिस पे कहते हैं कि आक्रमण किया गया था उसकी रक्षा करने के लिए भी, रक्षा करने के संबंध में भी हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते कि कुछ लोगों ने जो है दुर्ग की रक्षा करने के लिए अपनी जान दी, ऐसा भी हमें प्रमाण नहीं प्राप्त होते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है, दोबारा से उनकी जांच की गई। तो जो पहले जो व्याख्या बताई गई थी वो पूरी तरह से बाद में पलट दी गई थी। तो जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो है और ज़्यादा नए प्रयोग या कार्य होते रहते हैं, तो जो पहले व्याख्या की गई थी वो बाद में पलट दी जाती है नई व्याख्याओं के आधार पर, नए साक्ष्यों के आधार पर जो है। ठीक है बच्चों, ये था स्रोत नंबर 3। इसमें पर्सन आ जाता है, डेड मैन से संबंधित पर्सन आता है इसमें बच्चों। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए बच्चों, इसमें पर्सन आते हैं बहुत ज़्यादा। पहले जान लेते हैं कि कनिंघम कौन था। ये कनिंघम कौन था? ये कनिंघम कौन था? कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल था। पुरातात्विक यानी कि पुराने स्थलों की खोज करने वाला विभाग, उसका पहला डायरेक्टर जनरल था। और इसी को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऐसा सीबीएसई में पूछा जाता है अक्सर कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था, तो आप बता दीजिए कि इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है बच्चों, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो 19वीं शताब्दी में जिसने भारत में विभिन्न स्थलों की खुदाई का कार्य शुरू किया था। तो इन्हों को देखिए किस प्रकार का भ्रम था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये देखिए इसमें क्या भ्रम था इनका, कनिंघम का भ्रम कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल ने 19वीं शताब्दी में उत्खनन का कार्य शुरू करवा दिया। भारत में विभिन्न स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उसी समय जो पुरातत्वविद थे वे ज़्यादातर जो है साहित्यिक और अभिलेखों का प्रयोग करते थे इतिहास निर्माण के लिए। साहित्यिक यानी कि जो प्राचीन ग्रंथ इत्यादि थे वो, और अभिलेख जो पत्थरों पर या धातुओं पर लेख प्राप्त होते हैं, इन चीज़ों का जो है प्रयोग करते थे इतिहास लिखने के लिए। फिर कनिंघम की भी रुचि देखिए, कनिंघम की मुख्य रुचि किस चीज़ में थी? आरंभिक ऐतिहासिक समय। आरंभिक ऐतिहासिक समय देखिए बेटे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक के समय को हम आरंभिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। आरंभिक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यानी कि इस समय हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो लिखी हुई पुस्तकें भी हैं और साहित्य के रूप में मिलते हैं और अभिलेख के रूप में मिलते हैं, इनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे समय को हम आरंभिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये होता है शुरू 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। तो कनिंघम की रुचि आरंभिक ऐतिहासिक काल तथा उसके बाद के काल से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी कि इनकी जो रुचि थी जो 2500 साल पहले जो सभ्यता थी उसमें इनकी रुचि ना होकर 6वीं शताब्दी से पूर्व वाले जो समय था उस दौरान जो स्थल थे
उनमें जो है इनकी रुचि थी, उनकी उत्खनन करने में रुचि थी, किसकी, कनिंघम की। इसके अलावा देखिए आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए इन्होंने जो है क्या किया, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में चीनी तीर्थयात्री आए थे। तो कनिंघम ने भारत में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के दौरान चीन से कई तीर्थयात्री, बौद्ध तीर्थयात्री भारत में आए और उन्हें भारत में आकर जो भी यहाँ पर देखा, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, धर्म के बारे में, वो अपनी पुस्तकों में लिखा। तो कनिंघम ने भी इन चीनी तीर्थयात्रियों की पुस्तकों का जो है प्रयोग किया इतिहास लेखन के लिए। ठीक है बच्चों, कनिंघम का ये परम था, तो इनको जो है अभी अनुमान नहीं था कि भाई, और क्या किया इन्होंने कनिंघम ने, देखिए कनिंघम ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार से सांस्कृतिक महत्व की थी। हमेशा जो सांस्कृतिक महत्व की ऐसी वस्तुएं जो है वो खोजने का प्रयास करते थे। हड़प्पा जैसे पुरस्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के कार्यक्रम का श्रेय थे, क्योंकि हड़प्पा स्थल जो है ज़्यादातर आपके पाकिस्तान में, और चीनी बौद्ध धर्म के जो तीर्थयात्री थे उस तरफ नहीं गए, तो शायद कनिंघम ने भी जो है उन स्थलों की तरफ ध्यान नहीं दिया उत्खनन के लिए। अगला देखिए, कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कनिंघम तक पहुंची भी थी, कुछ लोगों ने दी उनको, लेकिन कनिंघम को यह समझ नहीं पाया कि ये कितनी प्राचीन हो सकती है, कि भैया नई सभ्यता की से संबंधित हो सकती है, ऐसा ये अनुमान नहीं लगा पाई या उसको समझ नहीं पाया। इसके अलावा एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी, एक हड़प्पाई मोहर लाकर दी थी उन्होंने, लेकिन उसे जो है उन्होंने ऐसे कालखंड से संबंधित करने का प्रयास किया जिससे वे पहले से परिचित थे। यानी कि उन्होंने जो मोहर मिली अंग्रेज ने दी, उसको उन्होंने जब पता लगाया कि भाई कितनी प्राचीन है, तो उसको उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसे समय के जिसके बारे में मुझे जानकारी है। तो इस तरीके से जो है वो चूक जाते हैं। अन्य लोगों की तरह कनिंघम का भी मानना था कि भाई भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में, गंगा घाटी जैसे आपका ये यहाँ से शुरू होती है, इधर से पहाड़ों से शुरू होती है और यूपी में निकल जाती है। तो अन्य लोगों की तरह कनिंघम का भी मानना था कि अधिकतर जो प्राचीन शहर जो बसे वो शायद गंगा की घाटी में और यमुना नदी के बीच में जो है बसे थे। उस तरफ पाकिस्तान की तरफ या हड़प्पा स्थलों की तरफ कोई नए शहर उस समय स्थापित नहीं हुए थे, ऐसा इनका मानना था। किसका? कनिंघम का। तो इन सब के आधार पर जो है उन्होंने एक अपनी ऐसी अवधारणा बना ली थी, तो उसी अवधारणा के चलते हुए हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे। तो इस पर प्रश्न आता है कि किस प्रकार से कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो आपको ये सारे बिंदु लिखने पड़ेंगे इसके अंदर जो है। ठीक है बेटा, ये देखिए आपकी ये एक मोहर है, ये देखिए बेटा, ये मोहर जो है, ये मोहर जो कनिंघम को किसी अंग्रेज अधिकारी ने दी थी, उसका चित्र जो है बनवाया गया था ये। लेकिन कनिंघम चूक गए हड़प एक प्राचीन सभ्यता के बारे में पता करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पुरा स्थल, ये पुरा स्थल क्या होता है देखिए बच्चे, पुरा स्थल होता है पुराना स्थल जहाँ पर कि पुरा वस्तुएं और संरचनाओं का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। कैसे बनते हैं पुरा स्थल? कि किसी स्थान पर जो लोग रहा करते थे और अपनी वस्तुओं को, और वहाँ पर जो आवास बनाए गए थे, इमारत बनाए गए थे, मकान बनाए गए थे, उनका प्रयोग करते हैं और फिर उनको त्याग देते हैं, छोड़कर कहीं किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और बाद में जो है वो स्थान पुरा स्थल बन जाता है। तो ये हो गया पुरा स्थल। दूसरे पर आते हैं टीले। टीले देखिए क्या है, जब लोग एक स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के लगातार उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। जब लोग एक स्थान पर रहते हैं बहुत दिनों से और एक स्थान पर रहते रहते उस ज़मीन के टुकड़े पर जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, फिर दोबारा से उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है मलबे का ढेर भी निर्मित हो जाता है। जैसे आप शहरों में देख सकते हैं मलबे के ढेर आपको कई जगह मिल जाएंगे, ऊंचे ऊंचे टीले हैं, तो उनको उन आवासीय मलबों से जो टीले बने उन्हीं को हम टीले के रूप में जानते हैं। अब परत पर आ जाते हैं बच्चों। स्तर क्या है? स्तर होता है देखिए
अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता कटाव के कारण भूमि के खंड के रूप में बदलाव आ जाता है। मान लीजिए आपका ये इस तरीके का कोई टीला है, इस तरीके से देखिए आपका इस तरीके से कोई ये इस तरीके से ये टीला, इसके ऊपर जो है ये फिर मिट्टी की परत जम गई, कुछ सालों बाद फिर मिट्टी की परत जम गई इस तरीके से ये, तो ये इस तरीके से जो है ये इसको कहते हैं स्तर, यानी कि शुद्ध भाषा में कह लीजिए परत, यानी कि ये परत जमती रहती है टीले के ऊपर और इसे ये हवा के द्वारा मिट्टी उड़कर यहाँ पर चली जाती है या पानी के द्वारा कट जाती है, तो इससे जो है कई स्तर जो है इसमें कटाव भी होता रहता है और ये नई नई परतें भी बनती रहती है। इससे भूमि के स्वरूप में बदलाव हो जाता है। पहले ये बहुत नीचा स्थान था, लेकिन जब मिट्टी की धीरे धीरे परत इसके ऊपर जमती चलेगी तो ये बहुत ऊंचा जो है बन गया। तो ये अलग अलग समय से संबंधित परतें हैं जो हवा से या पानी के द्वारा बनती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं, अगला पॉइंट है नवीन सभ्यता की खोज। कैसे जो है सब नवीन सभ्यता की खोज होती है, देखिए इसमें एक नवीन सभ्यता की खोज जो है ये कि 1921 में, अब आते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी जो हमारे पुरातत्वविद थे ने जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा नामक स्थल पर जो है खुदाई की और वहाँ से जो है इनको मोहरे प्राप्त होती हैं। उससे अगले ही वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर खुदाई की और वहाँ से भी इनको हड़प्पा जैसी ही समान मोहरें प्राप्त होती हैं। और इन्हीं दो स्थलों की खुदाई के बाद जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो खुदाई चल रही थी, इन्होंने जो है 1924 में क्या किया, इन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी। तो बेटा इस तरीके से नई सभ्यता की खोज जो है 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नाम के स्थान पर पहले खुदाई का कार्य किया गया, वहाँ से मोहरें प्राप्त हुई। जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई का कार्य हुआ था। और दूसरे वर्ष 1922 में आपके जो राखलदास बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर खुदाई की और वहाँ से भी इनको बहुत से मोहरें प्राप्त हुई थी। तो 1924 में इस तरीके से जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता के अस्तित्व की घोषणा पूरे दुनिया के सामने कर दी थी बच्चों। ठीक है, हाँ, इन्हीं खोजों के आधार पर देखिए 1924 में डायरेक्टर जनरल जो थे हमारे उस समय जॉन मार्शल ने घोषणा कर दी थी। तो इस संबंध में जो है एक और पुरातत्वविद थे एस.एन. राव, इन्होंने क्या कहा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे 3000 वर्ष, यानी कि मार्शल जो है उस समय जो खुदाई का कार्य कर रहे थे उस समय 19वीं शताब्दी का समय था, 20वीं शताब्दी का समय था। लेकिन जब उन्होंने खोज की तो पता चलता है कि भाई हमने 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता खोज निकाली है। तो उसी के संबंध में ये एस.एन. राव ने कहा है। और ये जो सभ्यता थी किसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया से भी हमें हड़प्पा में पाई गई मोहरों के समान मोहरें पाई गई हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया के समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता हमारी। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये आपका समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाई। ये समान, मान लीजिए आपके ये इस तरीके के टीले हैं, जगह जगह ये टीले बने हुए हैं और इस पर जो है ये क्षैतिज यानी कि इस तरीके से खुदाई का कार्य है जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था। वही कह रहा है कि समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाई, क्षैतिज यानी कि इस तरीके से आपका ये क्षैतिज होती है, इस तरीके से होती है क्षैतिज इकाई। ये समानांतर यानी कि समान, पृथ्वी के समान जो है क्षैतिज इकाई इन्होंने खुदाई का कार्य करवाया। इससे क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाती है इस स्तर विन्यास की। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से खोदते रहिए और ये पूरा जैसे ऐसे खत्म होता रहा ये खोदते चले गए। इससे जो है जो स्तर जो बने हुए थे जो इस तरीके के, इसको इन्होंने पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। इससे दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भाई स्तर विन्यास को अनदेखा करने से क्या समस्या उत्पन्न हुई, पहला जो देखिए ये था कि अभी अलग अलग स्तर से संबंध होने पर भी विशेष इकाई से प्राप्त जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो वस्तुएं प्राप्त हुई, यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको एक वर्गों में सामूहिक रूप से बांट दिया गया, अलग अलग वर्गों में इनको बांट दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है
कह रहे हैं इन खोजों के संदर्भ में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। यानी कि हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो ऊपर का स्तर था ये कितना प्राचीन था, इसके नीचे का स्तर जो है कितना प्राचीन था, इसके नीचे का स्तर कितना प्राचीन था। ऐसी जानकारी जो हमें नहीं प्राप्त होती तो बहुमूल्य जानकारी इस तरीके से लुप्त हो जाती है। तो इसके बाद जो है फिर R.E.M. व्हीलर नाम के एक व्यक्ति आते हैं 1944 में, भारतीय प्रदत्त के बनते हैं डायरेक्टर जनरल R.E.M. व्हीलर। तो इन्होंने इस समस्या का निदान किया। कौन सी समस्या थी ये? क्षैतिज इकाई वाली जो समस्या थी ना कि एक समान जो है इन्होंने बराबर इस तरीके से खुदाई का कार्य ये कर रहे थे। इससे तो इसका जो है इन्होंने निदान किया किसने? R.E.M. व्हीलर ने। क्या निदान किया बच्चों? देखिए ये है कि भाई एक क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास की तरफ इन्होंने अनुसरण करना शुरू किया। यानी कि ये इस तरीके से आपकी ये टीला है, ये स्तर है, इस तरीके से इन्होंने खुदाई का कार्य शुरू किया। पहली परत हटाई इन्होंने, उसके बाद दूसरी परत हटाई इन्होंने, फिर इसके बाद तीसरी परत हटाई। इस तरीके से परत दर परत जो है अपना अध्ययन का कार्य इन्होंने किया। तो इस तरह का अनुसरण किया, इसने स्तर विन्यास का इन्होंने अनुसरण किया। ठीक है। और इन्होंने देखिए क्या किया, भारतीय पुरातत्वविदों के द्वारा भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करना। यानी कि जो भारत, जिस समय भारत का विभाजन हो जाता है तो बहुत सारे स्थल, ये देखिए कई सारे स्थल पाकिस्तान में चले जाते हैं, प्रमुख स्थल जो है। तो इसी दौरान जो है भारत के पुरातत्वविदों ने भारत में विद्यमान पुरास्थलों की तरफ जो है अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, चिन्हित करना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही कच्छ जो राजस्थान में है वहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई का कार्य किया गया और कई हड़प्पाई बस्तियाँ प्रकाश में आई, यानी कि हमें नई बस्तियाँ वहाँ से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से पंजाब हरियाणा में भी कई अन्वेषण यानी कि खुदाई के कार्य किए गए और वहाँ से भी कई स्थल जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा में भी उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया। तो ये भारतीय पुरातत्वविदों ने विभाजन के पश्चात भारत में स्थलों को प्रमुखता देनी शुरू कर दी थी। अब इससे बच्चों देखिए कुछ नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं तकनीक के आधार पर जो है वो क्या प्रश्न उभर कर आते हैं कि 1920, 30, 40, 50, 60, 70 के दशक में जो है जैसे जैसे खोज होती रहती है हड़प्पा के संबंध में नए नए प्रश्न जो है हमारा पुरातत्वविद उठाते रहते हैं। कौन कौन से? कि कुछ पुरातत्वविद जो है सांस्कृतिक उपक्रमों का पता लगाने के लिए इच्छुक रहते हैं। मतलब किसी स्थान पर हड़प्पा का स्थल मिला है तो वहाँ पर जो है सांस्कृतिक उपक्रमों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। और कुछ जो है उस स्थान के भौगोलिक स्थिति के पीछे क्या कारण उनको जानने का प्रयास करते रहते हैं। और कुछ पुरातत्वविद जो है जो पुरावस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में और उनकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पुरातत्वविद जो है 3 तरीके से जो है अपने ये कार्य करते हैं। कुछ सांस्कृतिक उपक्रमों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं और कुछ जो पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनका उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता था इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं हम। देखिए हड़प्पाई पुरास्थल, ये क्या है कि हड़प्पाई पुरास्थल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोगों ने रुचि लेनी शुरू कर दी थी। क्यों रुचि बढ़ गई अंतर्राष्ट्रीय लोगों की? कि अभी 1980 के दशक में हड़प्पा पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके क्या कारण थे इसमें देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान पर जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप और विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करते रहे। यानी कि जितने भी स्थल थे विदेशी लोग भी और भारतीय उपमहाद्वीप के लोग भी यहाँ पर उत्खनन के कार्यों में मिलकर कार्य कर रहे थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और जानवरों का अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह का अन्वेषण करते हैं। यानी कि मिट्टी के, धातु के, पत्थर के, वनस्पति और जानवरों का अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह का, यानी कि जो आपकी ये सतह है इस तरीके से आपकी ये इनका जो है ये अन्वेषण खुदाई का कार्य इसमें करते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वैज्ञानिक होते हैं वो। और क्या करते हैं ये
जितने भी इनको साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों का जो है ये क्या करते हैं, सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उपलब्ध साक्ष्यों का जो है टुकड़ों का विश्लेषण करते हैं ताकि सही व्याख्या उनकी की जा सके बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये हड़प्पा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का रुचि बढ़ने वाला से संबंधित प्रश्न था। अब देखिए क्या है, हड़प्पा में व्हीलर, REM व्हीलर जो 1944 में भारत के जो है डायरेक्टर जनरल बने थे भारतीय प्रत्यात्व के, इन्होंने क्या कहा है देखिए। तो इन्होंने कहा कि 1944 की एक जो गर्म रात थी, ये हड़प्पा स्थलों की खुदाई के लिए जा रहे थे, और ये हड़प्पा स्थलों की खुदाई के लिए जा रहे थे, उसके संबंध में इन्होंने जो है इसमें बताया है कि वहाँ पर जो उनको ले जाने वाले थे, उनको तांगे में ले जा रहे थे, वो भी डर रहे थे वहाँ पर जाते जाते। कहा है इसमें कि प्राचीन स्थल के टीले जो चांद की रोशनी में अवलोकित हो रहे थे, वहाँ पर एक विश्राम गृह में जाकर ये रुके थे, और अगले दिन सुबह 5:30 बजे से इनको कहा गया सुबह 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक कार्य आप कर लें, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर गर्मी हो जाती है। लेकिन ये वहाँ पर काम करते रहे, ये और इनकी टीम जो है लगातार वहाँ पर कई घंटे तक लगातार काम करती रही, भरी दोपहर में भी। तो इन्होंने ये REM व्हीलर के कार्य के बारे में इसमें बताया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो इस तरीके से आपका ये ईंट मन के तथा अस्थियाँ का भाग 4 समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको जो है इसमें ये निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतिम विनाश के कारण बता सकते हैं इसमें आसानी से। डेड मेल जो लेन है उसका क्या है, वो कनिंघम क्यों चूक गए, और जो है चौथा, खोज किनके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा, जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके समकालीन थी है, आपकी मेसोपोटामिया के समकालीन थी। जॉन मार्शल विस्तार विन्यास के कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई थी, वो जो समस्या हमने इसमें बताई है वो समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको कि REM व्हीलर ने उसको निदान किया था। फिर छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक की रुचि क्यों बढ़ रही थी, अभी भी हमने बताया है, इसके बारे में आप इसमें जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा भाग समाप्त होता है। तो आप जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को कीजिए, और कॉपी में करने के बाद मुझे चेक करा दीजिए। ठीक है, अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है।